Hello guys, welcome back to my channel. Today we have a new video and that is about Indian foreign policy. तो आज से मैं एक न्यू सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रही हूँ. इस पे इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ जो है मैं कवर करूँगी. अगर किसी के इग्नू में डी यू में या डी सोल में या कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, जो भी कर रहा है, जहाँ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आएगी तो वो एक आपका पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा. तो आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोज़ ऑन इट ऑन अ डेली बेसिस. तो मैं इसका एक पूरा प्रॉपर सिलेबस जो है इसका वो कंप्लीट कराऊंगी मैं. एंड प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू नीड एनी वीडियोज़ ऑफ एनी सब्जेक्ट. सो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टू. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. इट्स अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी. तो भारत की विदेश नीति क्या है उसके बारे में है. सबसे पहले ये होता है कि विदेश नीति होती क्या है. सबसे पहले हम ये देखते हैं विदेश नीति क्या होती है. अगर हम कोई भी पॉलिसी, जैसे अब हमारी भी एक लाइफ को जीने का हमारा एक नज़रिया होता है और हम अपना एक कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ उसके हिसाब से ही कुछ हमारे रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ एम्स होते हैं हमारे, ठीक है. और कुछ जो हमारे वर्क्स होते हैं हम वही चीज़ें फॉलो करते हैं एक अपनी लाइफ को जीने के लिए भी. ऐसे ही अगर हम किसी और के साथ हम कोई भी फ्रेंडशिप निभाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं और हम वो चीज़ें फॉलो करते हैं. तो ऐसे ही विदेश नीति क्या होती है, फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होती है. अब विदेश नीतियाँ वो लक्ष्य होते हैं या रणनीतियाँ होती हैं या कुछ क्रियाएँ जो हैं उनका सेट होता है. एक क्रियाओं का एक सेट है, एक ग्रुप है जिसमें जो उनके लक्ष्य होते हैं, रणनीति होती है और जो भी कार्य होते हैं, क्रियाएं होती हैं, वो सब कुछ होती हैं जिसमें एक राज्य जो एक स्टेट जो होता है वो किसी गैर राज्य करता, मतलब कोई एनजीओ टाइप्स जो अभी हैं या राज्य हैं, जो भी देश हैं, एनजीओज हैं, इन सारी ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एक इंटरनेशनल स्टेट पे, राज्य के उसमें नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में वो अन्य कर्ता के साथ कैसे अपने संबंध निभाता है. मतलब एक देश जिसमें अगर हम कोई भी उसमें राज्य भी लगा सकते हैं, विभिन्न राज्य, विभिन्न एनजीओज़ भी लगा सकते हैं, तो वो दूसरे देश के साथ या दूसरे एनजीओज़ के साथ एक इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे स्टेट के साथ कैसे अपने संबंध बनाता है. तो वो एक पॉलिसी होती है जिसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं. इसमें कर्ता के जो हित होते हैं, मूल्य होते हैं और प्राथमिकताएँ जो हैं उनको प्रतिबंधित करती है और वैश्विक क्षेत्र में अपने निर्णयों और व्यवहारों का मार्गदर्शन करती है. तो इसमें क्या होता है, तो इसमें मेन क्या होता है, जैसे कि कोई भी अगर किसी के साथ कोई रिलेशन बिल्डअप करता है, कोई भी संबंध बनाता है एक देश दूसरे देश के साथ या एक राज्य दूसरे राज्य के साथ या एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो सबसे पहले वो अपने हित देखता है कि यार मेरा इससे क्या हित हो रहा है. मैं क्या चीज़ एक इंटरेस्ट है या क्या चीज़ है जो मैं इससे पूरी कर रहा हूँ. तो हित है, उससे वैल्यूज़ होती हैं, कुछ उनकी प्राथमिकताएं होती हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, तो उनसे वो बंधा होता है. मतलब अपने वैल्यूज़ उनमें रहती हैं, जैसे कईयों की जो वैल्यूज़ हैं उनसे बंधा रहता है. कोई उनकी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, कुछ हित होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं किसी दूसरे के राज्य के साथ कोई भी संबंध बनाने में. ऐसे ही वैश्विक स्तर पर भी अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो एक राज्य के द्वारा किसी दूसरे राज्य के साथ, एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के साथ अपने जो संबंध है उनके संबंध जब वो निभाता है तो उनके हित, उनके मूल्य और उनकी प्राथमिकताएं जो हैं वो प्रतिबंधित करता है. मतलब उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये दिखाती है कि हाँ उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं और वो क्या ही और उसकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं, वो उसके हिसाब से रिलेशंस जो हैं बिल्ड करता है. ठीक है. वैश्विक क्षेत्र में निर्णयों और व्यवहारों का मार्गदर्शन करती है. तो विदेश नीति सबको समझ आ गया. विदेश नीति वही होती है, वैसे रिलेशंस होते हैं जो हम किसी दूसरे देश के साथ निभाते हैं और वो रिलेशंस हम अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए निभाते हैं. तो ऑब्वियस है जो विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी होती है वो एक दूसरे अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से क्या होती है, हर देश की अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी होती है. ठीक है. अब भारत की विदेश नीति देखें तो उसमें क्या क्या तत्व हैं, उसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं. तो पहला है उपनिषद, वसुदेव कुटुंबकम. जैसे ये चीज़ तुमने हर जगह देखा होगा, बार बार बोलते रहते हैं भारत के वसुदेव कुटुंबकम. तो इसमें क्या होता है, एक महाउपनिषद से लिया गया है. वसुदेव कुटुंबकम जो वर्ड है वो एक महाउपनिषद से लिया गया है. तो इसका तात्पर्य होता है कि मतलब पूरा विश्व जो है वो एक परिवार की तरह रहेगा. तो जो पहले की उपनिषद हैं, जैसे भारत की विदेश नीति कैसे बनी, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स उसमें ऐड हुए तो वो बता रहा है. तो पहले ये है कि उपनिषदों से हमें ये चीज़
ज्ञान मिला है और ये चीज़ सीखने को मिली है, ये मूल्य मिला है कि वसुदेव कुटुम्बकम, इसका मतलब कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार की तरह है, वो एक परिवार की तरह ही रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो किसी के साथ भी जो भी रिलेशंस बनेंगे वो शांतिपूर्ण सहस्तित्व को, जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही बुद्धा जो थे, उन्होंने, गौतम बुद्ध ने भी वो शांतिपूर्ण सहस्तित्व की बात करी, सामंजस्यपूर्ण जो अपना है मेल मिलाप के साथ जो ढंग से जो रहने पर जोर दिया, तो यही कहा कि भाई मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए, तो वही शांतिपूर्ण सहस्तित्व की बात करी है। तो इसी तरह जो पर इसमें कौटिल्य जो होते हैं, कौटिल्य ये बात करते हैं, ये थोड़ी कौटिल्य जो है वो बात करते हैं थोड़ी यथार्थवादी नीति की। उनकी यथार्थवादी नीति जो है वो मंडन सिद्धांत से ली गई है। यथार्थवादी नीति क्या होती है उनकी, वो यूँ कहते हैं, वो एक लॉजिकल बात करते हैं बहुत ज़्यादा, और जो कि यथार्थवादी मतलब जो सच चीज़ें हैं, यथार्थ हैं, जो ऑब्वियस हैं, वो चीज़ें दिखाते हैं कि भाई रणनीति और कूटनीति के साथ व्यवहारिक सिद्धांत जो हैं वो कौटिल्य का, उस पर ध्यान जाता है कौटिल्य का। मतलब कई जने जो हैं एक आदर्श स्थापित कर देते हैं कि हमें इसके साथ ऐसे 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 इस तरह से हमारे रिलेशन बिल्ड करना चाहिए, हमें बिल्कुल ही युद्ध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन कौटिल्य का मानना ये है कि जो ये पूरा विश्व है, ये मतलब वो यथार्थ की दृष्टि से देखते हैं कि जो चीज़ सच हो सकती है और जो चीज़ अपनाई जा सकती है, तो वो यथार्थ के उसमें कहते हैं नहीं यार, हमें अपनी सैन्य जो शक्ति है उसको भी सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि कोई देश, अगर हम देश पे आक्रमण नहीं करें लेकिन दूसरा ने कर दिया तो हमें अपनी जो रक्षा है उसके लिए भी हमें अपने देश की रक्षा के लिए भी सैन्य जो शक्ति है उनको बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से कौटिल्य जो है यथार्थ की बात करते हैं, वो कोई आदर्शवादी विचारधारा नहीं देते हैं। तो ऐसे ही गांधी जी जो करते हैं, गांधी जी का कहना है कि मित्रता, सहयोग, शांति या विश्व भाईचारे या अहिंसा, मतलब गांधी जी हमेशा हिंसा के विरोधी रहे हैं, तो वो अहिंसा की बात करते हैं, मित्रता की बात करते हैं, शांति से, विश्व भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो नैतिक मूल्य और नैतिक साधनों पर ज़्यादा जोर देती हैं। तो ऐसे ही जो विदेश नीति के कौन कौन से तत्व हैं, जैसे उपनिषद है, बुद्धा है, कौटिल्य है, गांधी है, तो तुम इस तरह से लिख सकते हो एक नेक्स्ट पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ में बना के, अलग अलग पॉइंट्स में नहीं लिखने हो कि भाई जो विभिन्न जो विचारक हैं उनके अलग अलग विचार रहे हैं, उनके अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं विश्व भारत की विदेश नीति को लेकर। तो ऐसे ऐसे किसी ने यथार्थ की बात करी है, किसी ने थोड़ा सा आदर्शवादी विचारधारा फॉलो करी है, तो इस तरह से। अब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब इसमें ही कह रहे हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसको क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। तो अभी भारत की जो विदेश नीति है, अब कोई भी विदेश नीति बनाएगा तो उसमें हर एक चीज़ का प्रभाव पड़ता है। मतलब कि अगर भारत हिमालय के साइड है स्थित, उसमें हिमालय भी पड़ रहे हैं, तो हमें अपनी विदेश नीति ऐसी बनानी पड़ेगी कि हमें भाई पड़ोसी देश जो हमारे आसपास के हैं, वो अगर हमारे दुश्मन हैं तो हमें वहाँ पर ज़्यादा सैन्य शक्ति लगानी पड़ेगी अपनी। अगर हम समुद्र से घिरे हुए हैं हमारा, तो हमें समुद्र के आसपास भी वो सैन्य शक्ति अपनी वो करनी पड़ेगी, अपनी जल सेना भी को भी अपना सुदृढ़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी जो लोकेशन है या हमारी स्थिति क्या है, या धीरे धीरे जैसे युद्ध होते रही हैं, तो ऐसे हमारा स्थान क्या क्या है, तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो कि भारत की विदेश नीति को बहुत प्रभावित करते हैं। तो अब हम उन कारकों पे चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही जोग्राफिकल फैक्टर्स मतलब स्थानिक कारक, भूस्थानिक कारक, वो कैसे हैं कि भारत जो है वो दक्षिण एशिया में एक रणनीतिक स्थान है। एक भारत का बहुत दक्षिण एशिया में अगर देखा जाए तो भारत का एक बहुत रणनीतिक स्थान है, पड़ोसी देशों के संबंध और जो क्षेत्रीय नीति में जो है, मतलब कि भारत इतने एक अच्छा स्थान, भारत और दक्षिण एशिया में इतना अच्छा स्थान है, अगर कि मतलब अगर तुम्हें किसी देश को दक्षिण एशिया में किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करना है तो उसे कहीं ना कहीं भारत के मार्ग से गुजरना पड़ता है। तो भारत एक ऐसी लोकेशन पे स्थित है, तो इसलिए क्या होता है कि पड़ोसी देशों के साथ जो इसके संबंध है और जो क्षेत्रीय रणनीति है वो इसकी भूमिकाएं जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा कारक है वो है भू आकृति, मतलब कि अलग अलग भूभाग है, हिमालय से लेकर तटीय मैदान जो है वहाँ तक, रक्षा रणनीतियाँ और आर्थिक गतिविधियाँ जो हैं वो सब कुछ जो है उनको प्रभावित करती हैं भू आकृति। भारत की जो भू आकृति है उसमें हिमालय से लेकर तट के मैदान भी हैं, तो इसकी जो रक्षा रणनीतियाँ हैं वही मैंने तुम्हें जो बताया, जो हमें थल सेना भी रखनी पड़ती है, तो इससे आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं उनको भी प्रभावित करते हैं कि भाई कहाँ पर हमें अच्छी मात्रा में वही हमारा जो वो है, कहाँ अच्छी मात्रा में ये जैव ईंधन वगैरह हमें उपलब्ध हो जाएंगे, कहाँ हमें
मतलब बहुत अच्छी जगह है जहाँ उर्वरता ज़्यादा होगी मिट्टी की, वहाँ पे क्या होते हैं ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी, वहाँ अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी रहेगी। और जहाँ पहाड़ी इलाकों में है वहाँ मतलब लोग ज़्यादा इतने नहीं अवस्थित होते। तो उस तरह से जो होता है कि हर एक चीज़ में ना इन सभी कारकों ने भारत की जो विदेश नीति है उसको बहुत अच्छे से प्रभावित की है कि हमें कहीं जगह जैसे जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पर हमें उसके उस टाइम पे उसकी चोटी के आसपास भी जो ये सेना रखनी पड़ती है, तो वो रखनी क्यों पड़ती है? क्योंकि युद्ध हो गया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कारक ऐसे हैं, कई जगह हमारे हिमालय से प्रोटेक्शन हो जाती है। और कई बार तो इस तरह से ये भू आकृति हो जाएगी। भू आकृति के बाद आती है बात भू आकृति के बाद आती है बात वो आती भू आकृति के बाद आती है जलवायु। जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु जो है, जलवायु परिस्थितियां हैं, कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है, आर्थिक स्थिरता और खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। तो जलवायु एक ऐसा कारक होता है भाई जहाँ पर अच्छी मात्रा में जो उर्वरता वाली मिट्टी उपलब्ध होगी वहाँ खाद्य सुरक्षा ज़्यादा होगी, जहाँ आर्थिक स्थिरता होगी वहाँ कृषि का उत्पादन ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा अवस्थित रहेंगे। तो जलवायु भी एक इंपॉर्टेंट कारक है। ऐसी उर्वरता क्या होती है कि उर्वर भूमि जो है कृषि का समर्थन करती है, कि मतलब जो ज़्यादा उर्वर भूमि होगी तो वहाँ पे कृषि जो है कृषि का समर्थन होगा, वहाँ पर अर्थव्यवस्था और जनसंख्या जीविका के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये उर्वरता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारक हो जाता है। इसी तरह हम देखते हैं, ये हमने 4 कारक पढ़ लिए। भू आकृति, स्थान क्या होता है, भू आकृति कैसी है भाई, किस शेप में वो बना हुआ है, वहाँ जलवायु कैसी है और वहाँ की उर्वरता कैसी है, वो भी कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति से संबंधित हैं, उनको प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या क्या हैं। डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या क्या हैं कि मानव संसाधन और घरेलू संसाधन की बात करते हैं। मानव संसाधन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, जहाँ पर बड़ी और कुशल जनसंख्या आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करती है और देश के प्रभाव को बढ़ा देती है। मतलब बड़ी संख्या में जो और कुशल जनसंख्या, ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे तो वहाँ पर आर्थिक वृद्धि ऑलवेज है। जो जहाँ पर बड़ी संख्या में मानव जो हैं वो कुशल होंगे और उनको अच्छा ज्ञान होगा, अच्छी नॉलेज होगी, तो कहीं ना कहीं वो जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे तो वहाँ आर्थिक वृद्धि ज़्यादा होगी, तो वे साक्षर ज़्यादा होंगे, आर्थिक वृद्धि होगी, तो उससे जो देश का प्रभाव है उनका बढ़ेगा। तो इस तरह से मानव संसाधन। फिर है गैर मानव संसाधन, कि भाई प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हो, जैसे खनिज है, तेल है, गैस है, तो ये सब चीज़ें भी कि भाई खनिज है, तेल है, गैस है, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, खनिज, तेल, गैस या औद्योगिक विकास या आर्थिक विकास के लिए जो ये है महत्वपूर्ण होते हैं। तो मानव संसाधन भी, गैर मानव संसाधन, ये सब जो है एक भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब ऐसी रीजनल फैक्टर, जो क्षेत्रीय घटनाएं होती हैं, आप कुछ क्षेत्र में जैसे घटनाएं होती हैं, उदाहरण ये दे रखा है कि 1971 में जो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान के साथ गठबंधन ने भारत में एक संकट पैदा कर दिया था, जिससे कि क्या हुआ था, जिससे कि उनके रूस के साथ निकट संबंध की आवश्यकता हुई थी। कि 1971 में क्या हुआ था, जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ तो ये थोड़ा सा युद्ध 47 के बाद जब पाकिस्तान और भारत के बीच जो 47 में जब विभाजन हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट कंट्रीज़ हो गए थे, इनके अलग अलग हित थे, तो उन भारत की कभी पाकिस्तान के साथ कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर नहीं कभी बनी, तो ये एक अलग मैटर था। लेकिन क्या हुआ था कि चीन के साथ भी भारत का युद्ध हो गया था 1971 में। तो उस टाइम पे हमारी अमेरिका के साथ तो एक अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन क्या हुआ था, जब अमेरिका ने चीन का साथ दिया, अमेरिका ने उस गठबंधन में, मतलब चीन के और पाकिस्तान के गठबंधन में वो हुआ, अमेरिका भी साथ, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक संकट पैदा हो गया था ये। तो उस टाइम पे भारत के लिए एक संकट पैदा हो गया था और उस टाइम पे भारत को क्या करना है, भारत ने रूस के साथ अपने जो संबंध है वह उस टाइम जो है 47 से लेके 1991 तक जो विश्व है वो दो देश ध्रुवीय शक्तियों में बटा हुआ था। जैसे तुम्हें पता ही है, शीत युद्ध, उसमें एक रूस था और एक संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो अमेरिका ने जो पाकिस्तान का साथ दिया, तो भारत ने अपनी रूस के साथ संबंध जो है वो थोड़े सुदृढ़ कर लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जैसे जैसे क्षेत्रीय घटनाएं हैं होती रहती हैं, तो इस तरह भारत ने भी अलग अलग टाइम फेज़ में हमें अपनी रणनीतियाँ या हमें अपने जो हैं रणनीतियाँ बदलनी पड़ जाती हैं। हम डिफरेंट प्लानिंग्स करते हैं अलग अलग टाइम पे। तो इस तरह से जो विभिन्न जो घटनाएं हैं वो भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। ऐसे ही बात है आर्थिक विकास और विदेश नीति, कि 1991 में जब
जो रूस है उसका विघटन हुआ था, तो उस टाइम पे भारत ने जो है एक आर्थिक आर्थिक विकास के लिए कोई नीति बनाई थी। उसमें क्या था, आर्थिक सुधार हुए थे ना। ये में तुमने सबको ही पता होगा कि भारत ने एलपीजी को प्रोत्साहित किया था, कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियाँ जो है भारत ने बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि वो अपने आप को इकोनॉमिकली जो आर्थिक स्थिति जो है अपनी उसको मजबूत करना चाहते थे, तो इसलिए उसने अपनी एक विदेश नीति बनाई जो कि थोड़ी सी आर्थिक विकास को ज़्यादा उस टाइम पे प्रमोट कर रही थी। तो इस तरह से धीरे धीरे टाइम पे अलग अलग वो होते हैं। अभी कह रहे हैं कि जो मेजर इवेंट्स क्या क्या हुए थे, कि जो भारत की विदेश नीति को जिन्होंने एक शेप में लाया है, वो इवेंट्स की बात करते हैं। तो 1947 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर जो है उस पर आक्रमण किया गया था। भारत पाकिस्तान के पहले युद्ध को जन्म दिया। भारत और पाकिस्तान के पहले युद्ध को जन्म दिया था 1947 में, और भारत की रक्षा और विदेश नीति को इसने कहीं ना कहीं आकार दिया था। इसके बाद ही तो भारत की विदेश नीति बनी थी। तो कहीं ना कहीं इसके बाद ही एक अच्छे से पता लगा कि भाई उस टाइम पर जब कश्मीर पर आक्रमण हुआ था तो भारत को ये आवश्यकता महसूस हुई कि अच्छी विदेश नीति बनाने की, तो इसलिए विदेश नीति को आकार दिया था। फिर 62 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था, भारत के पास इतनी अच्छी मात्रा में जो सैन्य शक्ति है वो उपलब्ध नहीं थी। कहीं ना कहीं वो इतनी ज़्यादा मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, जब चीन ने भारत में आक्रमण किया तो वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम चीज़ थी और इन्हें नहीं पता थी वो चीज़ें। तो मतलब एक चीज़ होती कि जिससे जो बहुत अनअवेयर थे तुम, क्योंकि उस टाइम पे भारत की जो सैन्य जो शक्ति है वो ज़्यादा मजबूत नहीं थी। तो अगर जब ये युद्ध हुआ उसके बाद भारत को अपनी बेहतर सैन्य तैयारी करने के लिए और रणनीतिक गठबंधन की आवश्यकता जो थी उनको उजागर करा, कि मतलब उसके बाद भारत ने 62 के बाद अपनी सैन्य तैयारी भी करी अच्छे से, और जो अपने पॉलिटिकल गठबंधन वो बनते हैं, अलायंसेस बनते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने की, मतलब और देशों के साथ अपने पॉलिटिकल जो अलायंसेस हैं उनको उसने उन पर ज़्यादा ध्यान दिया और उनके इम्पोर्टेंस को पहचाना कि हाँ भाई मैं और पॉलिटिकल अलायंसेस बनाऊँ और गठबंधन बनाऊँ, दूसरे देशों के साथ अपनी जो संबंध है उसको स्ट्रॉन्ग करूँ, अपनी जो मिलिट्री पावर है उसको ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करूँ। उसके बाद 65 में जब भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था, मजबूत रक्षा क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकताओं पर बल दिया गया। वही उस टाइम पे भी कि भाई जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1965 में, तो उस टाइम भी भारत ने को ये फील हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय जो समर्थन है उसकी जो आवश्यकता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कि हमें इंटरनेशनली हमें जो भी मिलिट्री पावर्स क्या वैसे भी क्या खुद के मतलब आवश्यकता जो है उसका एक समर्थन मिलना चाहिए हमें। क्योंकि भारत ने जो 67 में भी युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत ने यूएन में भी जाकर, यूएन की जो कॉन्फ्रेंसेस है उस टाइम पे भी जाकर ये मांग करी थी, कहीं ना कहीं भाई दूसरे देशों समर्थन की आश सब करते हैं, तो वो वाली सीन था इस टाइम पे। तो उस टाइम पे भी ये आवश्यकता महसूस हुई। फिर 71 में जो बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम हुआ था, कि बांग्लादेश एक अलग देश बन गया था, क्योंकि पहले ये पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान एक ही थे, लेकिन जब बाद में 1971 में बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम हुआ, बांग्लादेश नया देश बना, तो उस टाइम पे दक्षिण एशिया में भारत की जो स्थिति है उसको मजबूत किया गया और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में जो इसकी भूमिका है उसको उजागर किया गया। मतलब अगर जब ये देश बना तो उस टाइम पे भारत की जो स्थिति है वो दक्षिण एशिया में मजबूत हुई, और फिर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भी, कि भाई क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भी इसकी भूमिका जो है वो इम्पोर्टेंट फील हुई इसमें की। फिर 1991 में जो सोवियत संघ का पतन हुआ, उस टाइम पे आर्थिक संकट आया, तो आर्थिक संकट के टाइम पे उन्हें ये चीज़ फील हुई कि आर्थिक सुधार होने चाहिए, और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की और बदलाव का जो मतलब बाजार संचालित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, मार्केट पॉलिसी जो है वो इकनॉमी ऐसी मार्केट बेस्ड इकनॉमी जो है उसमें बदलाव का नेतृत्व किया। कहीं ना कहीं वही है 1991 के बाद एलपीजी को अपनाया, तो इसने आर्थिक तौर पर आर्थिक विकास को ज़्यादा महत्व दिया। तो इस तरह से ये विभिन्न जो अलग अलग घटनाएं हुई हैं, जैसे 47 में, 62 में, 65 में, 71 में, 1991 में, तो इन विभिन्न घटनाओं ने कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति को एक आकार देने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले किया है।
तो इसके बाद नेक्स्ट थी कि 1998 में क्या हुआ था। फिर इन सब चीज़ों के बाद 1990 में एक में पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण किया था कि भारत ने पहला परमाणु प्रशिक्षण किया था उस टाइम पे, कि भारत की परमाणु शक्तियाँ और रणनीतिक आवश्यकताओं की उन्हें ये लगा कि भारत की जो परमाणु क्षमताएँ हैं और जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसकी पुष्टि करने के लिए कि भाई हम परमाणु, हमारे पास भी हम परमाणु संपन्न देश होने चाहिए, हमारी परमाणु जो क्षमताएँ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये किया। फिर 1991 में जब पाकिस्तान के द्वारा कारगिल में घुसपैठ हुई तो भारत को थोड़ा सा ये लगा कि सतर्कता और मजबूत रक्षा रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया कि भाई अब सतर्कता से के साथ एक अच्छी रक्षा रणनीतियाँ जो हैं वो हमें बनानी चाहिए थोड़ा, कि भाई हमें अब जो रक्षा रणनीतियाँ हैं उनको मजबूत करके साथ सतर्कता के साथ, मतलब जो होता है हमें जहाँ हमारे जो बॉर्डर लाइंस हैं उन पर हमें नज़र रखनी चाहिए ताकि कोई अब आगे इन फ्यूचर कोई भी ऐसी घुसपैठ कहीं और से ना हो पाए। तो इस तरह 1991 में ही हुआ। फिर 2001 में क्या हुआ, जब 9/11 की घटना हुई, आतंकवादी हमला हुआ, तो वैश्विक सुरक्षा जो गतिशीलता है और भारत की आतंकवाद विरोधी नीतियाँ जो हैं उसको प्रभावित किया। कहीं ना कहीं आतंकवाद विरोधी जो नीतियाँ हैं वो बदली भारत ने और उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर बनाया। 2008 में जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, वैश्विक मंदी थी, तो उसमें भारत को पता लगा कि भाई आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक लचीलापन जो है वो बहुत है, आर्थिक सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, और आर्थिक सुरक्षा के जो महत्व है उसको उजागर किया कहीं ना कहीं कि आर्थिक रूप से हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो धीरे धीरे भारत को भी विभिन्न घटनाओं के माध्यम से अपनी कमियां पता लगी और उस कमियों के बाद भारत ने अपने विदेश नीति को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदलाव किया उसमें और एक आकार दिया उसको विदेश नीति को। ऐसे ही 2014 से ले गए 2014 से जब प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है उसने कहीं ना कहीं साहसी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति, मतलब एक साहस के तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति हासिल करी, एक महाशक्ति की स्थिति के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ भारत की विदेश नीति जो है उसमें एक ऊर्जा जो है उसका संचार हुआ है। आज कहीं ना कहीं मोदी जी ने और वैसे क्या लोगों ने विभिन्न देशों के साथ अपने जो संबंध है उनको एक अच्छा मोड़ दिया है। जैसे अब G20 की समिट भी यहाँ हुई, तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक विदेश नीति को एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य, मतलब अच्छे लक्ष्यों के साथ, तो इसने कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति को एक विदेश नीति में एक नई ऊर्जा जो है उसका संचार किया है। तो आज बहुत अच्छी एक विदेश नीति फॉर्म हो चुकी है। बस इसी के साथ ही ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि भारत की जो विदेश नीति है उसके मूल सिद्धांत क्या क्या थे, और उसके बाद ये देखेंगे कि जब अलग अलग प्रधानमंत्री आए तो उनके काल में विदेश नीतियाँ कैसी कैसी बनी। तो इस हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें आपको सिर्फ यही पता लगा कि विदेश नीति होती क्या है और भारत की विदेश नीति को जो विभिन्न कारक हैं वो किस तरह प्रभावित कर रहे हैं और किस तरह उन सभी कारकों ने मिलकर भारत की विदेश नीति को एक आकार प्रदान किया है। तो बस ये एक इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ ही कि स्टार्टिंग से अब तक क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू है। इसके बाद अब आगे जो है हम इन घटनाओं को, जैसे पाकिस्तान के साथ जो भी भारत के युद्ध हुए हैं, भारत के चीन के साथ जो युद्ध हुए हैं, या जो भी एक अमेरिका के साथ भारत के मनमुटाव रहे हैं, या कब अच्छे संबंध रहे हैं और कब ये शीत युद्ध हुआ, तो ये सब चीज़ें हम एक बहुत बड़े लेवल पे अभी कवर करने वाले हैं, बहुत डीपली जाके। ये अभी मैंने तुम्हें सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि कैसे कैसे अलग अलग घटनाएँ थी, उस तरह कैसे कैसे विदेश नीति चेंज हुई है। तो आई होप आप इस चैनल पे बने रहें और आगे मैं वीडियोस कंटिन्यू करूँगी। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको अच्छे लगे एंड प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल। थैंक यू।